उमर शीबा साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या समझते हैं इसके लिए मेजर टेक अवे क्या है? और क्या इस तरह की जो तहरीक है वो क्यों जन्म ले रही हैं? उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं? क्या क्या ये ओवरऑल एक यूथ की फ्रस्ट्रेशन है जो हमें नज़र आ रही है? मेरा जो एक अपना एक पर्सपेक्टिव है, मैं चीज़ों को ज़्यादा एक ग्लोबली देखता हूँ और मुझे लगता है, रीमा तो कह रही थी ना कि हर एक का एक अपना कंटेक्स्ट है हर कंट्री का। मुझे बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ नज़र आती हैं पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसमें। एक चीज़ जो जिस चीज़ का मुझे एक अफसोस है और जो कि मुझे जिसका खदशा है, मुझे डेमोक्रेसी का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। जिसको हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं ना, बेसिकली हम पॉपुलिज्म की तरफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे। और मैं जब हमारे की भी बात कर रहा हूँ, आप इसको पूरी दुनिया में लें, पाकिस्तान उससे कोई डिफरेंट नहीं है। हमारे जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो इश्यूज हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। अब लोगों का मुतालबा क्या है या सियासतदानों ने लोगों को आदत क्या डाल दी है, और लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो गया है। वो एक लाइन में कहते हैं कि बताएं कि बंदा करप्ट है या नहीं, फलां मसले का ये हल है या नहीं, 500 बंदे उल्टे लटका दे मसला हल हो जाएगा। इस तरह के मसाइल से मसाइल बढ़ते हैं, यानी कि इस तरह के सोल्यूशन से, लेकिन लोग इस तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं। तीसरा, ये जो जेन जी की हम जो बात करते रहते हैं ना, हम इनको अक्सर जो है इनके हम इनको बहुत ज्यादा एक इनकी हाइप भी क्रिएट करते हैं, हम इनको ओवर एस्टिमेट भी करते हैं, ग्लोरीफाई। ये जो इन्होंने, हम इनको एक डिजिटल नेटिव्स भी कहते हैं ना, कि ये ऐसे दौर में पैदा हुए हैं कि जब इन्होंने मोबाइल देखे हैं। अब ये है कि इसका इन्हें फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। नुकसान इनको ये हुआ है कि ना इन्होंने कभी किताब पढ़ी है, कभी इनको डीप थिंकिंग को इनकरेज नहीं किया गया। वही जो रीलें देख देख के ना, तो उनके अंदर शोर पैदा हुआ है। अब वो गुस्सा जो है ना, गुस्सा हर तरफ सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा गुस्सा सेल होता है। अब मुझे जो लग रहा है ना, वो ये है कि एक तो ये है कि ये गुस्से का सबब कौन बन रहा है। गुस्से का सबब जो है हमारी एलीट क्लास बन रही है। अगर आप नेपाल के वाकयात को देखें तो ज्यादा लोगों को गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा क्या आ रहा है कि जिस चीज पे लोग ज्यादा प्रवोक हुए हैं, वो उनके लाइफस्टाइल का कंपैरिजन कर रहे हैं। आम लोग जो हैं, आम लोग अपने जो हुक्मरान हैं या जिनका ये दावा है कि हम जो है अवाम के नुमाइंदे हैं, उनके साथ वो मुआवजा कर रहे हैं कि देखिए हम किस गुर्बत में रहते हैं, और इनके जरा शहाना ठाट बाट देखें, इनके कपड़े देखें, इनके जो फंक्शंस होते हैं, इनका जो लाइफ स्टाइल है वो होता है। ये पूरी दुनिया के लिए, एलीट के लिए भी एक चैलेंज है। प्रॉब्लम ये आया कि बहुत सारे लोगों ने सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज करके उन्होंने कहा कि इसके साथ लड़ा तो जा नहीं सकता, तो लिहाजा हम अपने लेवल पे वो बेनिफिट ले लें। अब जो लोग सिस्टम से बाहर रह गए, उनके अंदर जो है ना, वो दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, और उस फ्रस्ट्रेशन को एम्पलीफाई कर रहा है सोशल मीडिया। अब अगर हम सोशल मीडिया पे आए ना, तो हमारी ये बड़ी सिंपल सी गुफ्तगू होती है जी कि लोगों को रोका नहीं जा सकता, उनकी आज़ादी इजहार पर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और ये बात दुरुस्त है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए ना, इधर जियो है, तो जियो पे इधर कोई भी बंदा बात करता है तो हम पे किसी के हवाले से कोई बंदा डेफेमेशन का सूट फाइल करता है, तो इसमें सिर्फ अगर मेरे पे किसी ने इल्जाम लगाना है ना, तो साथ वो हमारे जो एक मालिक है उनको भी साथ उसने नहीं किया होता है। सोशल मीडिया पे हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ, और जो लोग उधर पीछे बिजनेस कर रहे हैं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, और उसने ये बात 1999 में की थी। उसने कहा था कि जिस मुल्क की अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ऐसे ही है कि जैसे एक मुल्क जो है अपनी फौज के बगैर है, यानी कि वो अपना दिफा ही नहीं कर सकता। अब यह है कि जापान जैसे मुल्क ने, जनूबी कोरिया जैसे ममालिक ने, उन्होंने भी अपनी ऐप्स इंट्रोड्यूस करा दी हैं, और उसमें उन्होंने ऐसा जो बहुत सारी जो एक पब्लिक यूटिलिटी की चीजें हैं वो उस पर डाली हुई हैं कि हर बंदे को उस ऐप की जरूरत होती है। हमारे यहाँ ना ये चीज है, और बहुत सारे जो गरीब मालिक हैं उनमें ये चीज नहीं है। आगे जो दौर आ रहा है, AI का भी आ रहा है, ये जो तफरीक है अमीर गरीब की, ये बढ़ती ही जाएगी, और हमारे पार्ट पे जो है वो फ्रस्ट्रेशन आएगी। और ओवरऑल जो है, जो रीमा बात कर रही थी, मुझे तो अनार्की ही नजर आ रही है। रेवोल्यूशन का जो है, यानी कि रेवोल्यूशन बड़ा एक फैसिनेटिंग वर्ड है, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद जो है ना तबाही होती है। मेरी नजर में ये ऐसे ही है कि जैसे एक कब्जा ग्रुप को दूसरा कब्जा ग्रुप आके रिप्लेस करता है, और इधर जो नेपाल में हुआ है, इसका यही है कि वो
एक दफा मैं रेवोल्यूशन पे पढ़ रहा था, उसमें एक फिक्रा मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन में दो तरह के लोग होते हैं, एक इनकलाब लाने वाले और दूसरा उसका फायदा उठाने वाले। अभी यही सूरत जो है ये नेपाल में भी हो। सर जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं उसमें अच्छा, एक सवाल मेरा, एक जरूर चीज बताइएगा। एक मिनट शहजाद, उमर साहब की बड़ी आपने पूछा हाँ शहजाद, चले आप सवाल कर ले, फिर वो सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद आके लेंगे। जरा शहजाद जल्दी सवाल छोड़ दें बस। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, उमर साहब की ऑब्जर्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है सोशल मीडिया के हवाले से, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, रशियन रेवोल्यूशन हो, वो भी एलिट्स के खिलाफ, अशराफिया के खिलाफ ही थी। रेवोल्यूशन तो हमेशा गरीबों की तरफ से अशराफिया के खिलाफ ही आई है। उस वक्त तो कोई सोशल मीडिया नहीं था और इसीलिए सालों लग जाते तो सोशल मीडिया पे एक्सेस हो गया है लोगों का। बट इनकलाब दुनिया में जितने भी आए गरीब अमीर के खिलाफ ही लाता है, यही देखा है हमने। तो या पिसावा तबका अपनी महरूमियों के अगेंस्ट लेके आता है। इसी सवाल को हम एड्रेस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि नौजवान के पास या आज के नौजवान के पास ना मुताला है ना पेशेंस है, तो इस तरह की जो तहरीक है रेवोल्यूशन की वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं, खासकर जमहूरियत के लिए। फिर शहजाद ने कहा कि जो रेवोल्यूशनरी तहरीक होती है वो तो हमेशा यही होती है ना, ऑप्रेस्ड, जिन्होंने ऑप्रेस किया होता है यानी जिन्होंने दबाया होता है उनके खिलाफ होती हैं। तो फिर ये क्या ये कहना जायज होगा आपका? नहीं देखिए, मैं सिर्फ नौजवान को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा था कि एक तरफ ये नौजवान का इशू चल रहा है कि उसकी भी कुछ ज्यादा कोई डीप स्टडीज नहीं है, और दूसरी तरफ उसके गुस्से को प्रोवोक करने में या एम्पलीफाई करने में जो रोल एक एलीट क्लास पे कर रही है, जो ओवरऑल जो इनइक्वालिटीज है सोसाइटी में, और जिस अंदाज में हमारी एलीट, पूरी दुनिया की एलीट जो है, जो जितने एक शेमलेस बिहेवियर है उनका, जो उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं है कि कितने लोग जो हैं वो दिन ब दिन खते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजों का आपस में इंटरेक्शन है जिसकी वजह से उनका गुस्सा और बढ़ता है। नेपाल की भी मैं यही मिसाल दे रहा था कि उधर जो लोग ज्यादा प्रोवोक हुए हैं, उधर वीडियोस चलती रही हैं, बाकी सोशल मीडिया पर पाबंदी लग गई थी, टिकटॉक चल रहा था और टिकटॉक पे उन्होंने वीडियोस बना के सर्कुलेट कर रहे थे कि अपने एक आम आदमी के लाइफस्टाइल का और जो उधर की एलीट क्लास है उसके लाइफस्टाइल का। ठीक है, तो एक तो ये बात थी। दूसरा जो शहजाद बात कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, रशियन रेवोल्यूशन की, एक तो ये है कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन आया उसके बाद दहाइयां लगी उधर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होते हुए। रेवोल्यूशन को मैं वैसे इसलिए पसंद नहीं करता कि ये जो है इनके जो एक नया कब्जा ग्रुप आता है ना, उसको सेटल होते टाइम लगता है। इधर भी मोनार्की खत्म हुई ना 2008 में, अभी तक 14 वज़ीर आज़म चेंज हो चुके हैं। दूसरा ये है कि वो जो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका आपस में भी गैप काफी आ रहा होता है। हमारे यहाँ तो आजकल जो है हर साल के बाद किसी ना किसी कंट्री में रेवोल्यूशन आ रहा होता है। पाकिस्तान में भी कोशिश हुई, बांग्लादेश में आ गया, अब वो बांग्लादेश वाले जो है वो भी पछता रहे हैं। वो जो ख्वाब उन्होंने देखे थे वो चीजें तो उनको नजर नहीं आ रही। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या शहजाद साहब एंड क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। शहजाद साहब मैं आती हूँ रीमा आपके ऊपर, शहजाद वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू। जी इस पे तो मेरे ख्याल से उमर के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा था कि रेवोल्यूशन अगर आती है तो वो अच्छा है या बुरा है, उसका आउटकम वो तो मैं अपने पहले जवाब में कह चुका हूँ कि अभी भी जो हमने देखा है, या इवन मैंने अरब स्प्रिंग की मिसाल दी, कोई वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आई, तो उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। वो जो बात कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे प्रोवोकेशन होती है, एम्पलीफाई हो जाती है चीजें, मैं कह रहा हूँ कि तारीख अगर उठा के देखें, मैसेंजर तो कोई भी हो सकता है, टूल डिफरेंट हो गए ना। माजी में भी जो रेवोल्यूशन आती थी ऐसा तो नहीं होता था कि वहां पे ऑब्वियसली ये तो नहीं था कि आपने कोई रील देखी और आप मोटिवेटेड हो गए और आप सड़कों पे निकल आए। लोग होते थे, मैसेज पहुंचाते थे, महीनों सालों लगते थे और फिर रेवोल्यूशन जो है वो बर्पा होती थी। तो वो मैं कह रहा था कि तरीकेकार डिफरेंट हुए, माजी में भी होता रहा है। तो शायद हर कुछ अरसे बाद हम यही देखते हैं, जो आपने कहा जो ऑप्रेस्ड होते हैं वही जो है फिर अपने हुक्मरान या अशराफिया के खिलाफ लेकर आते हैं। लेकिन मेरा एक से मेरा नुक्ता थोड़ा सा इस पर डिफरेंट ये है। मैंने क्योंकि अरब स्प्रिंग के ये रिसर्च पेपर पढ़ा भी था और पाकिस्तान के हवाले से मुवाजना किया था कि क्यों मुख्तलिफ है और क्यों पाकिस्तान में नहीं आ सकता, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टडी थी, ऑब्जर्वेशन थी कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जहां फिर भी आपको अपनी बात करने का मौका मिल जाता है, जहां पे आप टीवी पे बात करते हैं, जहां आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं, जहां आप महफिलों में उठते बैठते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो क्योंकि आप अपना गुस्सा, अपनी बात कहीं ना कहीं निकाल रहे होते हैं ना, तो वो स्टीम कहीं ना कहीं निकलती रहती है। और जब स्टीम निकलती रहती है तो फिर उन ममालिक में लावा नहीं फटता, यानी कि प्रेशर कुकर नहीं फटता और रेवोल्यूशन नहीं आते। जहां बहुत ज्यादा क्लोज सोसाइटीज होंगी, लिबिया, इजिप्ट, बांग्लादेश की अभी जैसे रीमा ने बात की, वहां पे इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं कि जहां आप वेंट आउट नहीं कर सकते, ना टीवी पे, ना सोशल मीडिया पे, ना इवन क्लोज सर्कल्स में,
क्योंकि आपको खौफ होता है कि शायद अथॉरिटीज आपको वहां पे भी उठा के ले जाए, आपके खिलाफ कोई क्रैकडाउन हो तो वो जाए, लावा फिर वहां इस पे तरह लावा से फटता है। उबलता तो मेरे ख्याल है, से ये ठीक दो एक जो इनकी ऑब्जर्वेशन है उमर साहब की वो भी है, लेकिन दूसरी साइड ये भी है। हम आज बात करते हैं बहुत सारी चीजों पे शायद उतना खुल के नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी करते हैं वी वेंट इट आउट। सो व्हेन यू वेंट इट आउट तो आपके अंदर वो गुस्सा जमा होकर फटता नहीं है, फिर वो निकलता रहता है आहिस्ता आहिस्ता।